हाय फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल IT टेक पावर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था RLC सर्किट के बारे में, जिसमें हमने श्रेणी परिपथ पढ़ा था। श्रेणी परिपथ में हमने RLC सर्किट, RL, RC और RLC तीनों सर्किट के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम समांतर ऐसी परिपथ के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी दो विधियाँ हैं, वेक्टर विधि और एडमिटेंस विधि, उसके बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि सीरीज श्रेणी RLC सर्किट के बारे में बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कल हमने आपको श्रेणी RLC सर्किट के बारे में बताया था। आज मैं आपको समांतर ऐसी परिपथ के बारे में बताऊंगा। कल मैंने आपको श्रेणी ऐसी परिपथ के बारे में बताया था। आज हम देखेंगे समांतर ऐसी परिपथ, ठीक है। समांतर ऐसी परिपथ क्या होता है कि समांतर ऐसी परिपथ का प्रयोग पारेषण और वितरण में करते हैं। समांतर ऐसी परिपथ का फ्रेंड्स प्रयोग किस में किया जाता है? पारेषण और वितरण में किया जाता है। इस परिपथ में क्या होता है कि सप्लाई वोल्टेज के सिरों पर क्या होते हैं, अनेक इम्पीडेंस जो होते हैं समांतर क्रम में से होती है। तो फ्रेंड्स, इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। इम्पीडेंस मतलब क्या होता है कि जिस सर्किट में हमारा R, L और C तीनों जुड़ा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस सर्किट बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी सर्किट में खाली ज़रूरी नहीं है कि प्रतिरोध हो या फिर ज़रूरी नहीं है कि इंडक्टर हो। ऐसी सर्किट में हम देखते हैं कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर किसी सर्किट में तीनों हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसी को हम क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अनेक इम्पीडेंस क्या होते हैं? समांतर क्रम में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में आगे आपको बताते हैं, ठीक है। समांतर ऐसी परिपथ की कुल इम्पीडेंस और धारा ज्ञात करने की दो विधियाँ है, ठीक है। समांतर ऐसी परिपथ का जो टोटल क्या होता है? इम्पीडेंस होता है, ठीक है, यानी टोटल जो प्रतिबाधा होती है, और धारा ज्ञात करने की दो विधि है। कौन कौन सी विधि है देखते हैं। सबसे पहली विधि कौन सी है? वेक्टर मेथड, ठीक है, यानी इसको हम सदिश निरूपण भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर प्रतिबाधा विधि भी बोलते हैं। दूसरी कौन सी? एडमिटेंस विधि, ठीक है, एडमिटेंस मेथड या फिर एडमिटेंस विधि। तो उसके बारे में देख लेते हैं। वेक्टर विधि में फ्रेंड्स क्या होता है? इसमें क्या होता है? समांतर क्रम में संयोजित क्या होता है? दो या दो से अधिक शाखा की इम्पीडेंस और धारा सदिश वेक्टर आरेख द्वारा ज्ञात करते हैं, ठीक है। समांतर क्रम में क्या होता है फ्रेंड्स? दो या दो से अधिक क्या होते हैं? शाखा ब्रांच होती है, उसमें क्या होता है? इम्पीडेंस और धारा ज्ञात करने के लिए वेक्टर आरेख द्वारा क्या करते हैं? प्रतिबाधा का सूत्र ज्ञात करते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ आगे डिटेल से, ठीक है, सर्किट किस तरह का होता है। तो फ्रेंड्स, हम सर्किट के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इस सर्किट में फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सर्किट के बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं सर्किट का। तो सर्किट में फ्रेंड्स हमारे को दो ब्रांच दे रखी है, ठीक है। इसमें क्या है कि पहली ब्रांच में क्या है, हमारे R और जो L है दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में, ठीक है। दूसरी जो ब्रांच में, ये हमारी प्राइमरी ब्रांच है, यानी प्रथम ब्रांच। ये हमारी कौन सी ब्रांच है? सेकेंड ब्रांच है, ठीक है। तो इसमें R और जो L है वो दोनों श्रेणी क्रम में है, और इसमें R और C क्या है? ये दोनों श्रेणी क्रम है। अगर मैं टोटल इनका रूप देखूँ, ठीक है, अगर इनका टोटल अगर रूप से देखूँ तो ये दोनों जो है, ये दोनों किस क्रम में है? पैरेलल क्रम में कनेक्टेड। तो फ्रेंड्स, इनको हम क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस बोलते हैं, ठीक है। जिस सर्किट में क्या होता है? रजिस्टर, इंडक्टर भी होते हैं, ठीक है, और कैपेसिटर भी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इस सर्किट में क्या है? इम्पीडेंस कनेक्टेड है समांतर क्रम में, ठीक है। इम्पीडेंस के रूप में क्या है? हमारे R है, L है, और दूसरे सर्किट में हमारे पास में क्या है? दूसरी ब्रांच में मतलब R और C कनेक्टेड है, ठीक है। तो वेक्टर विधि में क्या होता है कि वेक्टर विधि में हम क्या देखते हैं कि वेक्टर विधि में क्या होता है कि वेक्टर विधि में क्या करता है कि दो या दो से अधिक शाखा की इम्पीडेंस और धारा क्या करता है? सदिश आरेख द्वारा ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी ब्रांच है? पहली ब्रांच है, और ये कौन सी ब्रांच है? दूसरी ब्रांच है। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं? वेक्टर आरेख द्वारा क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। वेक्टर आरेख का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है? इसको हम सदिश निरूपण भी बोलते हैं, ठीक है। सदिश निरूपण हमारे सिलेबस में नहीं है, ना तो IT के एग्जाम में पूछाता है, ना ही किसी अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम पूछाता है। तो फ्रेंड्स, हम सदिश के बारे में इतना नहीं पढ़ेंगे, सदिश क्या होता है, ठीक है। तो सदिश में बारे में हमारे को बस इतना ही ध्यान होना चाहिए कि सदिश जो परिपथ है, सदिश परिपथ यानी कि इम्पीडेंस परिपथ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सदिश परिपथ यानी कि इम्पीडेंस सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको वेक्टर विधि या फिर
इम्पीडेंस सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है। वेक्टर विधि या फिर इम्पीडेंस सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वेक्टर विधि अच्छे से समझ में आई होगी। अब फ्रेंड्स इसमें हम वेक्टर योग जो निकलता है किसका, इम्पीडेंस का, तो उसके हिसाब से इसका सूत्र देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, 1/ZT, यानी कि ये क्या है, ये टोटल इम्पीडेंस है सर्किट का, ठीक है। जब किसी सर्किट में क्या हो, पैरेलल रूप से क्या कनेक्टेड हो, इम्पीडेंस कनेक्ट हो, ठीक है। इम्पीडेंस यानी कि समांतर रूप में क्या कनेक्टेड हो, आर एल हो और आर और सी हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको डायग्राम बताया था ऊपर, ठीक है। तो ये है इम्पीडेंस वाला, ठीक है। तो आपको डायग्राम दिख गया होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। तो इसका जो बीजगणितीय योग निकाल, यानी कि ये इनका क्या है, वेक्टर योग है, ठीक है। वेक्टर योग यानी कि इनका बीजगणितीय योग, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, 1/Z1 प्लस में 1/Z2 प्लस 1/Z3। Z1 Z2 Z3 का मतलब क्या है कि पहली ब्रांच का इम्पीडेंस, दूसरी ब्रांच का इम्पीडेंस और तीसरी ब्रांच का इम्पीडेंस। तो इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, अलग अलग ब्रांच का इम्पीडेंस निकाल के टोटल हम क्या निकालते हैं, इम्पीडेंस निकालते हैं सर्किट का, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको प्रथम जो विधि है यानी कि वेक्टर विधि समझ में आई होगी। वेक्टर विधि को फ्रेंड्स हम दूसरी किस विधि से नाम जानते हैं, प्रतिबाधा विधि, ठीक है। इसको ज़्यादातर हम ITA में प्रतिबाधा विधि ही बोलते हैं, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम क्या है, वेक्टर विधि भी बोलते हैं। तो ये सीरीज, ये जो पैरेलल जो ऐसी सर्किट है उसके ये दो भाग है, ठीक है, एडमिटेंस विधि और वेक्टर विधि, यानी कि इसको इम्पीडेंस विधि भी बोलते हैं, ठीक है। इम्पीडेंस विधि किसको बोलते हैं, वेक्टर विधि को ही बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम देख लेते हैं सेकंड विधि जो कि एडमिटेंस विधि है। एडमिटेंस विधि में क्या होता है, किसी ऐसी परिपथ में क्या होता है, प्रतिबाधा का जो व्युत्क्रम होता है, किसी ऐसी परिपथ में क्या होता है, प्रतिबाधा का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, एडमिटेंस कहलाता है। यानी जैसे फ्रेंड्स मैं बात करूँ कि किसी सर्किट में अगर चालकता की बात करें, चालकता क्या होती है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होती है, चालकता होती है, ठीक है। तो किसी सर्किट में जो प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम क्या, चालकता होती है। वैसे ही एडमिटेंस क्या होता है, किसी सर्किट में प्रतिबाधा का व्युत्क्रम क्या होता है, एडमिटेंस होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देख लो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, y बराबर 1/z। फॉर्मूला क्या होता है इसका, y बराबर 1/z इसका फॉर्मूला होता है। अगर इसकी मैं यूनिट या मात्रक की बात करूँ तो ये क्या होता है, 1/में ओम, क्योंकि z की मात्रक यानी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, महो, या फिर इसको साइमन भी बोलते हैं। इसको फ्रेंड्स एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, ठीक है, सिंबल बना के भी पूछ सकते हैं, यानी कि ओम -1, ओम -1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ओम का इन्वर्स, ठीक है, या फिर आपको ऐसे भी लिख सकते हैं ओम -1। यानी फ्रेंड्स इन तीनों का मतलब एक ही है, महो, ठीक है। ओम इन्वर्स यानी कि महो बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एडमिटेंस विधि का हम देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है। एडमिटेंस फ्रेंड्स क्या होता है, किसी सर्किट में प्रतिबाधा का जो व्युत्क्रम होता है, ठीक है, प्रतिबाधा का जो व्युत्क्रम है या फिर इम्पीडेंस का जो इन्वर्स है, यानी कि इसका विलोम जो है, यानी कि इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडमिटेंस बोलते हैं, ठीक है। एडमिटेंस अगर फॉर्मूला करना, ये क्या होता है, YT बराबर Y1 प्लस में Y2 प्लस में Y3, ये इसका सिंबल होता है Y, ठीक है। एडमिटेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, Y से करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम फ्रेंड्स देख लेते हैं, ऐसी परिपथ में क्या होता है, प्रतिबाधा के दो अंश होते हैं, ठीक है। किसी सर्किट में मैं बात करूँ प्रतिबाधा के कौन से अंश होते हैं, दो अंश होते हैं, कौन कौन से, एक होता है प्रतिरोध, दूसरा क्या होता है, रिएक्टेंस। प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, R, और रिएक्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, X से, ठीक है। अगर वो प्रेरकीय प्रतिघात होते तो उसको हम XL से कर देते हैं, अगर वो संधारितीय प्रतिघात होते हो तो उसको हम XC से करते हैं, ठीक है। अगर खाली रिएक्टेंस की बात हो तो उसको हम किससे करते हैं, X से करते हैं, ठीक है। अगर खाली किसकी बात हो, रिएक्टेंस की बात हो तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, X से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ऐसी सर्किट प्रतिबाधक दो अंश होते हैं, कौन कौन से, प्रतिरोध और रिएक्टेंस होता है। जैसे प्रतिबाधा के क्या होते हैं, दो अंश होते हैं, प्रतिरोध और रिएक्टेंस, वैसे ही एडमिटेंस के भी कितने अंश होते हैं, दो अंश होते हैं, कौन कौन से, एक होता है कंडक्टेंस और दूसरा क्या होता है, ससेप्टेंस। क्योंकि फ्रेंड्स एडमिटेंस क्या है, किसका विलोमानुपाती है, प्रतिबाधा का, ठीक है। तो एडमिटेंस के दो अंश होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है कंडक्टेंस और ससेप्टेंस। क्योंकि फ्रेंड्स प्रतिबाधा और अगर प्रतिरोध देखा जाए, दोनों टर्म का मतलब एक ही होता है, ठीक है। प्रतिरोध यानी धारा के मार्ग माने वाली बाधा, और प्रतिबाधा क्या होती है, टोटल जितने सर्किट लगे हुए हैं, जैसे इंडक्टर लगा हुआ है, रजिस्टर लगा, कैपेसिटर, तो इनकी सारा
इनके द्वारा जो मार्ग में डाला जाने वाली बाधा है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं। तो एडमिटेंस के हम दो अंश कौन कौन से मानते हैं, कंडक्टेंस और ससेप्टेंस। तो ये सारे क्या है, प्रतिरोध के ही उल्टे होते हैं, ठीक है। प्रतिरोध के उल्टा हम क्या मानते हैं, कंडक्टेंस और ससेप्टेंस मानते हैं, ठीक है। तो एडमिटेंस के दो अंश होते हैं कौन कौन से, कंडक्टेंस और ससेप्टेंस। कंडक्टेंस को हम किसी डिनोट करते हैं, जी से करते हैं कंडक्टेंस को, और ससेप्टेंस को किसी डिनोट करते हैं, बी से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स चालकता के बारे में। चालकता आपने फ्रेंड्स पता ही होगा, चालकता क्या होती है कि प्रतिरोध का जो विलोम जो होता है, प्रतिरोध का जो विलोम होता है वो क्या होती है फ्रेंड्स, चालकता होती है। किसी सर्किट में प्रतिरोध का विलोम क्या होती है, चालकता होती है। इसको हम क्या लिखते हैं सूत्र इसका, G बराबर 1/R। तो ये चालकता का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, G बराबर में 1/R। अब फ्रेंड्स बात कर रहे थे एडमिटेंस ट्राइंगल की। एडमिटेंस ट्राइंगल क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स हमारे सामने क्या है, ट्राइंगल है। तो ये हमारे पास में एक ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, त्रिभुज बना हुआ है। इसमें ये क्या है, कोज फाई, यानी कि ये फाई एक एंगल बना हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, नीचे जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, और बी क्या है, ससेप्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, चालकता, ठीक है। और ये हमारा क्या कोण है कोई भी, इसको एडमिटेंस, ये हमारा एडमिटेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, एडमिटेंस एंगल बोलते हैं। एडमिटेंस एंगल के मैंने आपको दो अंश बताए थे, कौन कौन से होते हैं, एक होता है ससेप्टेंस यानी कि बी, और दूसरा क्या होता है, कंडक्टेंस यानी कि जी। तो एडमिटेंस के हम दो अंश मानते हैं, कौन कौन से, ससेप्टेंस और कंडक्टेंस। तो इन्हीं को मैंने क्या किया, त्रिभुज में डिनोट किया है। इसका त्रिभुज का अगर मैं आधार मानता हूँ, तो आधार मैंने इसको क्या माना है, कंडक्टेंस माना है, ठीक है। अगर एक मैं समकोण त्रिभुज मानूँ, इसको समकोण त्रिभुज अगर मैं इसको मानता हूँ, ठीक है, तो इसकी समकोण त्रिभुज अगर मैं बात करूँ तो इसका आधार क्या है, इसका कंडक्टेंस है। और इसकी अगर मैं बात करूँ लंब की, ठीक है, लंब इसका क्या है, ससेप्टेंस, ठीक है। तो आपको फ्रेंड्स पता ही होगा, मैथ में हमने पढ़ा ही है कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण होता है, लंब होता है और आधार होता है, ठीक है। तो कर्ण को हमने क्या माना है, एडमिटेंस माना है, और ससेप्टेंस को हमने क्या माना है, बी, यानी कि ये क्या है, लंब है, और ये जी क्या है, कंडक्टेंस यानी ये आधार है। ये हमने क्यों लिया, इसका भी मैं आपको रीज़न बता, क्योंकि एडमिटेंस जब भी हम सदिश निरूपण वगैरह करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, त्रिभुजों का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इन त्रिभुजों का यूज करने से हमारे क्या मिलता है, फॉर्मूले मिलते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या बनाते हैं, एडमिटेंस वगैरह के ये त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो एडमिटेंस का क्या बनता है, त्रिभुज बनता है, जिससे हम क्या निकालते हैं, फॉर्मूले निकालते हैं। ये हमारे क्या बताता है कि हमारा जो फेज एंगल वगैरह जो होता है, उसके अलावा जो हम बात करते हैं कोज फाई की, पावर फैक्टर वगैरह की भी वैल्यू भी बताता है, ठीक है। इसलिए हम एडमिटेंस का जो ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडमिटेंस ट्राइंगल को। अगर मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। तो अब एडमिटेंस ट्राइंगल में हमारे को बता रखा है कि कोज फाई बराबर क्या होता है, जी अपॉन में, ट्राइंगल में क्या होता है, कोज फाई बराबर क्या, तो जी अपॉन में वाई। तो ये जी अपॉन वाई कैसा है, इसका भी मैं बता देता हूँ। जैसे ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। अगर मैं कोज थीटा की अगर फ्रेंड्स में बात करूँ, ठीक है, कोज फाई या फिर थीटा मान लो कुछ भी, ये भी फाई क्या है, एंगल, ये कोज फाई अगर बात करो तो कोज फाई क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ये फ्रेंड्स लाल काकावाड़ी आपको याद ही होगी सारणी, उम्मीद है आपको लाल काकावाड़ी, ठीक है, पर मैं तो इसमें अगर मैं कोज फाई मानता हूँ, कोज फाई इसमें क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ये फ्रेंड्स क्यों बता रहा हूँ, ये मैथ वाली चीज़ क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एडमिटेंस जो ट्राइंगल होता है जिससे हम क्या निकालते हैं, फॉर्मूले निकालते हैं, इसलिए इसके बारे में हमारे को जानना जरूरी है, ठीक है। तो कोज फाई बराबर क्या है, आधार बटा में कर्ण होता है, ठीक है। कोज फाई बराबर में क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कोज फाई बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो इसमें मैं फ्रेंड्स बात करता हूँ, आधार इसमें क्या है हमारे पास में, जी, और कर्ण हमारे पास में क्या है, एडमिटेंस, ठीक है। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ जी बटे में वाई के अनुपात में, सही है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि कोस थीटा में क्या लिखता हूँ, आधार बटा कर्ण। तो आधार मेरा क्या है, जी यानी कंडक्टेंस, और वाई मेरा क्या है, एडमिटेंस है, ठीक है। तो ये हमने क्या बनाया, एक समकोण त्रिभुज बनाया। कर्ण क्या होती है, तिरछी भुजा होती है या फिर सबसे बड़ी भुजा मान सकते हैं हम, ठीक है। और आधार इसका है ही कंडक्टेंस, ठीक है। और ये हमारे पास क्या सब्टेंस है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये ट्राइंगल अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने आपको बताया था पहले कि कोज फाई इसमें कैसे मिलेगी, एडमिटेंस ट्राइंगल से।
तो कोस फाई की अगर मैं वैल्यू निकाल, ये फ्रेंड्स कोस फाई किस लिए निकाला है, ये हमारा पावर फैक्टर की वैल्यू है। इसलिए फ्रेंड्स हम क्या बनाते हैं, एडमिटेंस ट्राइंगल। एडमिटेंस ट्राइंगल हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम पावर फैक्टर की वैल्यू निकाल सकें, ठीक है। पावर फैक्टर की हम वैल्यू निकाल पाए इसीलिए हम एडमिटेंस ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एडमिटेंस ट्राइंगल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा था, इसलिए आपको टेंसर लेने की जरूरत है। बस इससे रिलेटेड फॉर्मूले पूछा जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, कोस फाई बराबर जी बटा में फाई। तो आपको उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा कि कोस फाई बराबर जी बटा वाई क्यों है। अगर मैं इससे जी की वैल्यू निकालूँ, जी की वैल्यू क्या होगी, कोस फाई की वाई से गुणा हो जाएगी। तो जी बराबर क्या होगा मेरे पास है, वाई कोस फाई। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, ठीक है, क्योंकि हमारे को बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिल सके जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम आगे बात कर लेते हैं ससेप्टेंस के बारे में। हमने पहले फ्रेंड्स बात की थी टेंस के बारे में, हमने पहले बात किया। फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं ससेप्टेंस के बारे में। ससेप्टेंस फ्रेंड्स क्या होता है, ये होता है रिएक्टेंस का विलोम, ठीक है। रिएक्टेंस का विलोम क्या होता है, ससेप्टेंस होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर कि एडमिटेंस जो होता है, एडमिटेंस जो होता है ये किसका विलोम होता है, ठीक है। एडमिटेंस जो होता है किसका विलोम होता है, जेड का विलोम होता है। यानी कि 1/z हम क्या मानते हैं, वाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडमिटेंस। तो एडमिटेंस किसका विलोम होता है, प्रतिबाधा का विलोम होता है। एडमिटेंस किसका विलोम होता है, प्रतिबाधा का विलोम होता है। अगर मैं फ्रेंड्स बात करूँ रिएक्टेंस की, तो रिएक्टेंस का विलोम क्या होगा, ससेप्टेंस होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये टर्म जरूर ध्यान रखनी है। टर्म फ्रेंड्स एग्जाम पूछी जाती है, इससे ज़्यादा फॉर्मूले नहीं पूछे जाते, बस आपको फ्रेंड्स टर्म जरूर ध्यान रखनी है। टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, उम्मीद है इस बार भी इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको एडमिटेंस वगैरह की टर्म ध्यान में रखनी है और इसके फॉर्मूले भी एग्जाम में पूछने के चांस रहते हैं। तो आपको अच्छे समझना है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन करने की, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसमें मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दिया, तो आप जाकर उसमें जाकर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं हमारे, ठीक है, ताकि आपको नई जॉब है उसकी नोटिफिकेशन मिल सके टाइम टू टाइम, ठीक है। और आईटी के अलावा और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं टाइम टू टाइम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालता रहता हूँ। तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे उसका लिंक डाल दिया, तो आप लिंक में जाकर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिएक्टेंस का विलोम क्या होती है, ससेप्टेंस होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको अच्छे ससेप्टेंस वगैरह के बारे में समझ में होगा। तो फ्रेंड्स हमने क्या बात की थी, पहले मैंने आपको क्या बताया, ससेप्टेंस बताया। उसके अलावा मैंने क्या बताया आपको, ससेप्टेंस है। और उसके अलावा जो चालकता है, ये दोनों किसके अंश है, तो ये दोनों फ्रेंड्स किसके अंश है, तो ये फ्रेंड्स अंश है एडमिटेंस के, ठीक है। एडमिटेंस के दो अंश है, कौन कौन से, ससेप्टेंस एक तो और दूसरी चालकता है, ठीक है। तो ये दोनों किसके, प्रतिरोध या फिर रिएक्टेंस के विलोम है, ठीक है। और उसके अलावा हमने, और इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने दो मेथड पढ़े थे, कौन कौन से, एक तो पढ़े थे हमने पढ़े थे वेक्टर विधि या फिर इम्पीडेंस मेथड, और दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था, दूसरे हमने पढ़ी थी एडमिटेंस विधि। तो फ्रेंड्स आपको मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों विधि अच्छे समझ में होगी। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेजोनेंस सर्किट के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। रेजोनेंस सर्किट क्या होता है और इसके बारे में हम देख रहे थे कि रेजोनेंस सर्किट क्या होता है। रेजोनेंस सर्किट फ्रेंड्स क्या होता है, कोई सीरीज आरएलसी सर्किट है, ठीक है। कोई सीरीज आरएलसी सर्किट में उसमें यदि एक्सएल जो है एक्सी के अगर बराबर हो जाए, यानी मैं बात करूँ प्रेरणिक प्रतिघात जो है वो संधायित प्रतिघात के अगर बराबर हो जाए, तो इस परिपथ को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अनुनादी परिपथ बोलते हैं। इसको फ्रेंड्स हम इंग्लिश में रेजोनेंस सर्किट भी बोलते हैं। एग्जाम में फ्रेंड्स सीधा रेजोनेंस भी लिखा आ सकता है, तो आप दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्म ध्यान में रखिए, ठीक है। एग्जाम में हमारे को रेजोनेंस सर्किट भी बोल सकता है, उसके अलावा अनुनादी परिपथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको इंग्लिश टर्म और हिंदी टर्म दोनों ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अनुनादी परिपथ क्या होता है कि ऐसा सीरीज आरएलसी परिपथ जिसमें एक्सएल क्या हो जाए, एक्सी के बराबर हो जाए, यानी कि इंडक्टिव जो रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अनुनादी परिपथ भी बोलते हैं। इसको फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, श्रेणी अनुनादी परिपथ भी बोलते हैं, श्रेणी रेजोनेंस सर्किट भी बोलते हैं। अनुनादी परिपथ फ्रेंड्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में
ठीक है, कि एक्सएल क्या होता है, एक्सी के बराबर होता है। ठीक है, एक्सएल क्या होता है, एक्सी के बराबर होता है। अगर मैं बात करूँ एक्सएल की, एक्सएल क्या होता है 2πfl। एक्सएल मैंने बताया था कि प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है कि ये होता है 2πfl, यानी कि 2πf.l। 2πfl यानी कि ये एक्सएल की वैल्यू होती है, और एक्सी की वैल्यू क्या होती है 1/2π तो ये किसकी वैल्यू होती है, संधारित्र प्रतिघात यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की। और एक्सएल किसकी वैल्यू होती है, यानी कि प्रेरणिक प्रतिघात की वैल्यू क्या है 2πfl। तो ये हमने क्यों रखा है उसका भी रीज़न बताता हूँ। तो ये हमने अगर दोनों बराबर रखे, ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, रेजोनेंस आवृत्ति निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्या निकाली है, इस सर्किट से हम क्या निकालते हैं, रेजोनेंस आवृत्ति निकालते हैं। तो फ्रेंड्स रेजोनेंस आवृत्ति के ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो अब आपको ये सूत्र ज़रूर ध्यान रखना है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है एग्जाम में कि रेजोनेंस आवृत्ति क्या होगी सर्किट की। अगर हमारे को सर्किट में क्या दे रखा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस दे रखा है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दे रखा है, तो सर्किट की हमारे को आवृत्ति पूछ सकता है। ठीक है, कि सर्किट की क्वेश्चन ऐसा आ सकता है एग्जाम में कि एक ऐसा अनुनादी परिपथ है जिसमें एक्सएल एक्सी के बराबर है, तो हमारे एक्सएल की कुछ वैल्यू दे रखी होगी, उसके अलावा एक्सी की भी कुछ वैल्यू दे रखी होगी, तो हमारे को उस सर्किट की रेजोनेंस आवृत्ति पूछ सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा सूत्र कौन सा लगेगा, 1/2π/LC। ये कैसा है, क्योंकि हमने क्या किया तो फ्रेंड्स अगर f² की अगर वैल्यू आएगी तो हम अगर इसको सोल्व करें तो ये कैसे होगा, अगर इसको मैं 4π, ठीक है, इसको अगर मैं अगर मैं इसको इससे गुणा करूँ 2π को 2π से गुणा किया क्या आएगा मेरा 4π, और उसके अलावा मेरे पास क्या आएगा LC आएगा। ठीक है, तो f² की वैल्यू क्या है, f² अगर मैं वैल्यू में f² बराबर क्या है 1 में, अगर मैं इस 2π को 2π से अगर गुणा करूँ तो क्या आएगा 4π। ठीक है, LC ये पूरा किस में आएगी वैल्यू अंडर रूट में, क्योंकि अगर स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आएगा पूरी संख्या पर नीचे वाली पर, तो 1/4π/LC। तो 4 का रूट क्या होता है 2π। ठीक है, और LC जो है वो किस में आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, LC किस में आ जाएगा अंडर रूट में। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा f का कि f बराबर 1/2π अंडर रूट में LC। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको रेजोनेंस आवृत्ति अच्छे समझ में होगी। ठीक है, f क्या इसमें है, f को हम क्या मानते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मानते हैं। ठीक है, f को हम क्या मानते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं रेजोनेंस सर्किट के टाइप। रेजोनेंस सर्किट के फ्रेंड्स दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, एक होता है श्रेणी रेजोनेंस सर्किट और दूसरा होता है समांतर रेजोनेंस सर्किट। तो दोनों सर्किट के बारे हम सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम देख लेते हैं इसका सर्किट डायग्राम। ये फ्रेंड्स हमारे पास में 3 RLC है, जो कि तीनों क्या है RLC, तीनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। ये हमने ऐसी सप्लाई से जोड़ रखा है। तो श्रेणी रेजोनेंस सर्किट में क्या होता है कि एक्सएल और एक्सी का अंतर वो फ्रेंड्स क्या होता है हमेशा 0 होता है। तो अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि श्रेणी रेजोनेंस सर्किट में क्या होता है कि प्रेरणिक प्रतिघात और संधारित्र प्रतिघात दोनों के बीच का अंतर जो होता है वो कितना होता है 0 होता है। ठीक है, यानी कि टोटल अगर मैं बात करूँ रिएक्टेंस की, तो टोटल रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी होती है 0। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी सर्किट में क्या होता है, अगर श्रेणी रेजोनेंस सर्किट है तो एक्सएल में से अगर एक्सी घटाऊँ तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0, यानी कि संधारित्र प्रतिघात और प्रेरणिक प्रतिघात का अंतर कितना होगा 0। और दूसरा क्या है कि एक्स यानी कि रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी 0। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मैं बात करूँ अगर इस सर्किट में प्रतिबाधा की, ठीक है, अगर इस सर्किट में मैं बात करूँ प्रतिबाधा की, तो प्रतिबाधा कैसे निकलेगी R² प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सएल और एक्सी के बीच का अंतर कितना है 0। तो इस सर्किट में अगर मैं इसकी वैल्यू करूँगी फाइंड आउट, ठीक है, तो हमारे पास लास्ट में क्या आएगा Z बराबर मार, क्योंकि R² प्लस में 0 करेंगे। ठीक है, तो इसको जब स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ठीक है, तो 0 की वैल्यू तो कुछ होती ही नहीं है। ठीक है, तो R² से अंडर रूट कट गया, तो हमारे पास बचा क्या Z बराबर में R बचा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको श्रेणी रेजोनेंस सर्किट समझ में होगा। अब फ्रेंड्स इस सर्किट की कुछ और स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि सर्किट की क्या क्या विशेषता होती है, उनके बारे में देख लेते हैं। श्रेणी जो रेजोनेंस सर्किट होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, श्रेणी रेजोनेंस सर्किट में क्या होती है, प्रतिबाधा प्रतिरोध के तुल्य होती है, यानी कि Z बराबर में क्या होता है R, कि इस सर्किट में क्या होता है प्रतिबाधा जो होती है प्रतिरोध के तुल्य होती है, यानी Z बराबर R होती है। इस सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है 1। अगर मैं फ्रेंड्स बात करूँ श्रेणी रेजोनेंस सर्किट की और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की, चाहे दोनों में से कोई भी हो, रेजोनेंस सर्किट जब भी होता है तो
सर्किट का हमारा पावर फैक्टर हमेशा कितना होगा, इकाई यानी 1 होता है। ठीक है, तो हमारे एक चीज़ ध्यान में रहे कि जब भी रेजोनेंस सर्किट होता है तो सर्किट का जो टोटल पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों कि इस सर्किट में आपको ज़्यादा इस पे स्पेसिफिकेशन पर ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस अकॉर्डिंग ध्यान देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट में बात कर लेते हैं कि इस परिपथ में धारा की वैल्यू कितनी होती है। तो इस परिपथ में प्रतिबाधा का मान क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इस सर्किट में क्या होता है, रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि एक्सएल और एक्सी के अंतर ही बीच का क्या 0 होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगी, सर्किट में धारा क्या होगी, मैक्सिमम प्रवाहित होगी। तो इस सर्किट की हमने विशेषता देख ली। पहली विशेषता क्या है कि इस सर्किट की प्रतिबाधा क्या है, प्रतिरोध की तुल्य है। दूसरी बात हमने क्या देखी कि इस सर्किट का पावर फैक्टर कितना, यूनिटी यानी कि 1 है यानी इकाई है। तीसरी बात हमने क्या देखी कि इस सर्किट में प्रतिबाधा का मान कम होने से क्या हो गया, धारा अधिकतम प्रवाहित होगी। यानी ऐसा समझ सकते हैं हम कि इस सर्किट का रेजिस्टेंस यानी कि रिएक्टेंस ज़्यादा है, इस वजह से क्या होगी, इसमें धारा क्या होगी, मैक्सिमम प्रवाहित होगी, क्योंकि किस सर्किट का रेजिस्टेंस अगर कम है तो धारा आराम से बहेगी। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको श्रेणी रेजोनेंस सर्किट अच्छे से समझ में होगा। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स समांतर रेजोनेंस सर्किट के बारे में। इस सर्किट में फ्रेंड्स आपको दे रखा है एल और आर दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, और सी क्या है, इन दोनों के समांतर क्रम में। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला देखूँ, इसका फॉर्मूला क्या, जेड टी बराबर क्या हुआ, एक्सएल का स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, एक्सएल का स्क्वायर अपॉन में आर, तो यह आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद ही रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इस सर्किट की प्रतिबाधा की। तो इस सर्किट की प्रतिबाधा क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, समांतर जो अनुनादी परिपथ होता है उसकी प्रतिबाधा यानी कि मैं बात करूँ रेजिस्टेंस की भी अगर मैं बात करूँ, यानी कि अगर इस सर्किट एक्स की बात करूँ या फिर रिएक्टेंस की बात करूँ या प्रतिबाधा की बात करूँ तो वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, और परिपथ का पावर फैक्टर कितना होगा, इकाई। तो ये मैंने आपको बताया था कि कोई भी अनुनादी सर्किट हो, चाहे श्रेणी हो चाहे समांतर हो, तो उसकी जो पावर फैक्टर होगी वो कितनी होगी, यूनिटी यानी कि इकाई होगी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि इस सर्किट की क्या है, प्रतिबाधा क्या है, मैक्सिमम है। अगर किसी सर्किट की प्रतिबाधा यानी कि रेजिस्टेंस हाई है तो सर्किट में क्या होगा, धारा का प्रवाह क्या होगा, न्यूनतम होगा। यानी कि श्रेणी और समांतर सर्किट में दो विशेषताएं हमने देखी है कि श्रेणी अनुनादी परिपथ में क्या होती है, धारा मैक्सिमम प्रवाहित होती है, क्योंकि इस सर्किट में क्या होता है, रिएक्टेंस का मान कम होता है। ठीक है, और समांतर जो अनुनादी सर्किट होता है उसमें क्या होता है कि धारा का प्रवाह क्या होता है, न्यूनतम होता है, क्योंकि इस सर्किट का रिएक्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगी श्रेणी अनुनादी परिपथ और समांतर अनुनादी परिपथ अच्छे समझ में आएगा। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों परिपथ का यूज किस में करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ इस सर्किट के यूज की, तो फ्रेंड्स श्रेणी और समांतर रेजोनेंस सर्किट का हम यूज करते हैं फिल्टर सर्किट में। ठीक है, तो बात कर लेते अगर एग्जाम पूछा जाए कि रेजोनेंस सर्किट जो है, श्रेणी और समांतर रेजोनेंस सर्किट का उपयोग किस तरह के परिपथ में किया जाता है, तो फ्रेंड्स फिल्टर जो सर्किट होता है उसमें हम श्रेणी और समांतर रेजोनेंस परिपथ का उपयोग करते हैं। फिल्टर सर्किट फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे मैं बात करूं कि जैसे हम क्या करते हैं, एसी को डीसी में जब हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तब एसी को डीसी में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम किसके माध्यम से करते हैं, डायोड के माध्यम से करते हैं। तो फ्रेंड्स डायोड से जो मिलने वाली जो धारा होती है, डायोड से मिलने वाली जो धारा होती है वो प्योर नहीं होती। ठीक है, तो उसको हमारे को फिल्टर करना पड़ता है, क्योंकि जब एसी को डीसी में जब डायोड के द्वारा किया तो उसमें कुछ पल्सेज रह जाती किसकी, एसी की, तो उनको फिल्टर करना ज़रूरी है ताकि अपना सर्किट ख़राब नहीं हो। तो उनको फिल्टर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फिल्टर सर्किट का यूज़ करते हैं। फिल्टर सर्किट के रूप में हम करते हैं इंडक्टर का, कैपेसिटर का और रेजिस्टेंस तीनों का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स श्रेणी और समांतर रेजोनेंस सर्किट का यूज़ किस में करता है, फिल्टर सर्किट में करता है। तो फ्रेंड्स आपको फिल्टर सर्किट अच्छे समझ में होगा। इसके बारे में फ्रेंड्स मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में करूँगा। नेक्स्ट चैप्टर फ्रेंड्स हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ही करेंगे, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में। उससे पहले मैं आपको कल इस चैप्टर के जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनके बारे में बताऊंगा। आज ये ऐसे चैप्टर यही समाप्त करते हैं और कल इसके हम क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी हमारे को ज़रूर कमेंट करके बताएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।